नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। उत्तराखंड में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया है। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल को उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही नमामि गंगे परियोजना से आईएएस रणवीर सिंह चौहान को हटा दिया गया है। आईएएस विशाल मिश्रा को नमामि गंगे परियोजना के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किए हैं। रणवीर चौहान को नमामि गंगे परियोजना के निदेशक पद से हटाया गया है। फिलहाल उत्तराखंड में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर इनकी नियुक्ति की गई है। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मनीष डंगवाल लाइव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी है? 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो ये 5 अधिकारियों के विभागों में फेरबदलाव किया गया है। जिस तरीके से जो आईएएस रणवीर चौहान है, उनके पास पहले से ही कई विभागों की जिम्मेदारी है। कृषि उद्यान समेत कई विभागों के वो सचिव हैं, तो लिहाजा उनसे जो है परियोजना निदेशक नमामि गंगे हटाया गया। हालांकि काफी महत्वपूर्ण ये विभाग होता है। नमामि गंगे के तहत जितने भी काम चलते हैं उत्तराखंड में, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनसे हटाई गई है। टिहरी के जो जिलाधिकारी अभी हाल में ही बनी है, कुछ दिनों पहले जो ट्रांसफर लिस्ट आई थी उसमें नितिका खंडेलवाल को टिहरी का जिलाधिकारी बनाया गया था। और अमूमन ये देखा जाता है कि जो टिहरी का जिलाधिकारी होता है वही जो टिहरी विकास प्राधिकरण है उसकी जिम्मेदारी, जो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, वो जिलाधिकारी ही संभालते हैं। और उसी के तहत नितिका खंडेलवाल को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उपाध्यक्ष जो है वो टिहरी जिला विकास प्राधिकरण की जो है जिलाधिकारी टिहरी के साथ ये भी जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस गौरव की बात करें तो अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी और जो निदेशक हिल्ट्रॉन की जिम्मेदारी है, उन्हें जो है ये अतिरिक्त जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईएएस विशाल मिश्रा को भी परियोजना निदेशक नमामि गंगे की जिम्मेदारी दी गई है। रणवीर सिंह चौहान के पास जिम्मेदारी नमामि गंगे थी, वो अब आईएएस गौरव मिश्रा जो है वो संभालेंगे। अपूर्व पांडे को जो है वो निदेशक स्वजल की जिम्मेदारी संभाली गई है। तो इस तरह जो 5 आईएएस अधिकारी हैं उनके विभागों में फेरबदलाव किया गया है। और जो टिहरी के जिलाधिकारी, उन्हें एक और अतिरिक्त जिम्मेदारी टिहरी जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सौंपी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उत्तराखंड में और कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां इन आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई है। खबर देहरादून से, जहां NH 74 घोटाले के आरोपी पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। 2017 में NH 74 में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी अधिकारी किसानों को मुआवजा देने के दस्तावेजों के साथ बैंकिंग दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान भी पीसीएस अधिकारी के आवास के बाहर तैनात हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के आवास पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। पीसीएस के अधिकारी हैं डीपी सिंह, जिनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। नेशनल हाईवे 74 में करोड़ों रुपए के घोटाले का ये मामला है। किसानों को मुआवजा देने के दस्तावेजों की जांच हो रही है। पीसीएस अधिकारी के आवास के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पीसीएस के अधिकारी हैं डीपी सिंह, जिनके आवास पर ये छापेमारी की जा रही है। नेशनल हाईवे 74 में करोड़ों रुपए के घोटाले का ये मामला है और उसको लेकर पीसीएस अधिकारी के आवास पर ये छापेमारी की जा रही है। दस्तावेजों की जांच हो रही है। पीसीएस अधिकारी के आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात भी की गई है। मनीष डंगवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? ईडी की तरफ से आज जांच चल रही है, पीसीएस अधिकारी के घर पर यह रेड की जा रही है।
देखिए बिल्कुल पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह हैं और सस्पेंड भी पहले जो है वो NH 24/7 घोटाले में जो है वो हो चुके हैं और डीपी सिंह के साथ कई जो अधिकारी थे वो इसमें सस्पेंड जो है हुए थे और 2 IAS अधिकारियों पर भी उस समय जो है वो कार्रवाई देखने को मिली थी। हालांकि जैसे ये मामला आगे बढ़ता गया कुछ अधिकारी जो थे वो उनसे इनके नाम जो है वो हटा दिए गए। लेकिन अगर आज की बात करें तो जो डीपी सिंह है उनके 2 घरों पर बताया जा रहा है कि देहरादून में जो है वो कार्रवाई चल रही है और देहरादून से बाहर जहां पर भी उनके ठिकाने हैं वहां पर भी ये कार्रवाई चल रही है। और जिस तरीके से NH 74 घोटाला, एक बड़ा घोटाला उत्तराखंड में सामने आया था जिसमें किसानों की जो जमीनें ली गई थी उनको जो है उसका जो खेती की जमीन थी, किसानी की जमीन थी, उसको लैंड यूज चेंज करके ज्यादा मुआवजा देने की बात सामने आई थी और फिर जो है वो अधिकारियों की मिलीभगत से उसे पैसे को ठिकाने लगाने की बात सामने आई थी। उसी के तहत ये कार्रवाई जो है वो मानी डीपी सिंह का जो आवास है देहरादून में 2 जगह पर वहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई सुबह से ही चल रही है और इस दौरान जो है वो पुलिस बल भी जो है उनके घर पर मौजूद है। जी, अधिकारियों का क्या कहना है, कितने टाइम से इस तरह की जानकारी जो है सामने आ रही थी और ये कितने करोड़ों रुपए का घोटाला बताया जा रहा है मनीष? देखिए 74 करोड़ रुपए का ये घोटाला उस समय उजागर हुआ था। उस समय कई जो है अधिकारी इसकी चपेट में आए थे, कई SDM पर भी कार्रवाई हुई थी। कुछ लोग कोर्ट की शरण में गए थे, कोर्ट से कुछ को जो है वो राहत मिली थी, लेकिन कुछ के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई सरकार के स्तर पर भी देखने को मिली थी। और जिस तरीके से ये इस घोटाले को अंजाम दिया गया था उससे कहीं न कहीं उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उन्होंने CBI जांच को लेकर भी एक बात कही थी। हालांकि बाद में वो CBI जांच जो है हुई नहीं। और जिस तरीके से अगर अभी देखें कि उस समय का ये घोटाला और कई सफेदपोशों के नाम भी जो है उस समय बात चर्चाओं में थी कि कई सफेदपोश भी इसके पीछे हैं। हालांकि जो सफेदपोश है वो तो बच गए, लेकिन इस तरीके से कई अधिकारी जो है इसकी चपेट में आ गए। और अब जिस तरीके से डीपी सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उससे ये भी माना जा रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो ये घोटाला है उसकी परतें फिर से जो है वो खुलने जा रही है। जी ठीक है, चलिए देखना होगा कितनी देर तक और ये छापेमारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष अपडेट देने के लिए। तो किसानों को मुआवजा देने के दस्तावेजों की जांच हो रही है और 74 करोड़ का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है। PCS अधिकारी के आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। PCS अधिकारी हैं जिनके आवास पर ED की छापेमारी जारी है। और चलिए रुक करेंगे देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में सुनवाई हुई है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। मामले पर हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने रोटेशन चार्ट कोर्ट में पेश किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में सुनवाई हुई है और इस चुनाव में हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। कल फिर इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड सरकार ने रोटेशन चार्ट कोर्ट में पेश किया और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में इसमें सुनवाई हुई है, जिसमें रोक जो है बरकरार है हाईकोर्ट की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले पर अब हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी रोक बरकरार की है। रोटेशन चार्ट जो है कोर्ट में पेश किया गया और अब कल इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। मामले पर हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में आज सुनवाई हुई। उत्तराखंड सरकार ने रोटेशन चार्ट जो है वो कोर्ट में पेश किया। इलेक्शंस जो माननीय न्यायालय ने भी स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया कि इलेक्शंस आर लाइफ एंड ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन तो होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन ना होने के लिए तो आया ही नहीं है। याचिका भी इसलिए आया कि जो इलेक्शन आप करवा रहे हैं जल्दी से जल्दी कराएं और बिल्कुल प्रक्रिया अनुसार कराएं। अब इशू खाली इतना ही है जो याचिका में भी स्पेसिफिकली प्लीडेड है
कि ये आप प्रथम चरण नहीं मान सकते, क्योंकि इससे पहले भी चरण जो है वो यूपी के समय से चल रहे हैं और ये 5वां चरण ही होना चाहिए आप ही के अनुसार। और अगर ये 5वां चरण होगा तो आप 5वें चरण के अनुसार रिजर्वेशन लगाइए। आप एक ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा इसको प्रथम चरण नहीं मान के कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रथम चरण मानेंगे तो फिर रोटेशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं हुई। रोटेशन तो होता ही तब है जब चरण दूसरा है। इस बात पे और इन्होंने एक चार्ट हमें कुछ प्रस्तुत किए हैं, उसको हमने थोड़ा पढ़ने के लिए समय लिया है। उसको पढ़ के फिर माननीय न्यायालय के सामने कल ये मुकदमा फिर से सुनवाई के लिए, बहस के लिए रखा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई और उत्तराखंड सरकार ने रोटेशन चार्ट कोर्ट में पेश किया। समीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। समीर, इस पूरे मामले में आज सुनवाई क्या हुई है, वकील का क्या कुछ कहना है? रोक बरकरार अभी कर दी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज पंचायत चुनाव के संबंध में याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सरकार ने आज अपना पक्ष न्यायालय में रखा है। और सवेरे जब सुनवाई हुई थी उसके बाद सरकार के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 11 बजे इस मैटर को 1 बजे के लिए रखा था सुनने के लिए। और जब 1 बजे दोनों पक्ष कोर्ट के समक्ष आए तो सरकार ने जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान है इनकी जो सभी सीटों का जो विवरण है वो सब न्यायालय के समक्ष रखा है। हालांकि जो रोटेशन चार्ट उन्होंने दिया है उसका विरोध याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने करा है। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन जैसे पहले चलता आ रहा है ऐसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं और ये सब दलीलें कोर्ट की गई थी। और कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद इसे कल फिर दोबारा सुनने के लिए रखा है। कल सवेरे इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है और उसमें याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता है वो भी अपना पक्ष देंगे। चलिए, शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने रोटेशन चार्ट कोर्ट में पेश किया है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कल एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रही एक मिनी बस घोलतीर के पास अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे के दौरान कुछ यात्री बस से छिटकर बाहर गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, आपदा प्रबंधन, DDRF और IDBP ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद पांडे ने बताया कि अब तक 8 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 3 शव बरामद किए गए हैं। 9 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। 6 यात्रियों ने अपनी जान कूदकर बचाई। इस पूरे हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है और 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको बता दें, एक बस, मिनी बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई और कई लोग जो है मारे जाने की खबर है। 3 यात्रियों की मौत हो गई है और 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस मिनी बस में कुल 18 यात्री सवार थे। 5 से 6 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और बाकी लोग नदी के बहाव में बहते चले गए। 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी फिलहाल प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें, अलकनंदा नदी में अनियंत्रित होकर मिनी बस जो है वो नदी में गिर गई, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और 3 यात्रियों की मौके पर मौत बताई जा रही है। अभी भी 6 यात्री जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों ने तो कूदकर अपनी जान बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और टीम्स वहां पर लगी हुई हैं, लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में मिनी बस के नदी में गिरने पर दुख जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रुद्रप्रयाग में एक मिनी बस के नदी में गिरने की खबर बेहद दुखद है। SDRF की टीम और अन्य बचाव दलों की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया। आगे उन्होंने लिखा कि वो इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं और ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में पूर्व CM हरीश रावत ने हवालबाग विकासखंड के दूरस्थ गांव में न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों गांव का दौरा किया। यात्रा के दौरान हरीश रावत ग्रामीणों के साथ झोड़ा, गतियू और पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। देखिए, मैं तो लोगों से मिलने जा रहा हूँ
और अपनी बात उनके सामने रख रहा हूँ, उनसे न्याय मांग रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आप केवल एक ही पक्ष को शक्ति कैसे दे सकते हैं? दूसरा पक्ष भी तो है विपक्ष। तो आज विपक्ष को ताकत दीजिए, अब हमारी बारी है, विपक्ष की बारी है। ये कहने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्षेत्र मेरे पुराने कार्य क्षेत्र रहे हैं और मेरा कर्तव्य है कि उन लोगों के पास मैं जा करके अपना अनुरोध रखूँ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में आयोजित भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। देश भर से सैकड़ों छात्र, शोधकर्ता, वन अधिकारी, वैज्ञानिक और संरक्षण पेशेवर मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइकॉन उपकरण अनुदान के 8 विजेताओं को सम्मानित किया। साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान की नई वेबसाइट भी लॉन्च की और 438 संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की रिपोर्ट भी जारी की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत जैव विविधता संरक्षण में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। इंडिया के द्वारा सेकेंड इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का यहाँ 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के हिसाब से ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो हमारे यंग साइंटिस्ट काम करते हैं, पॉलिसी मेकर काम करते हैं, एकेडमिशियन काम करते हैं, रिसर्चर्स काम करते हैं, उनको हम यहाँ पर बुला करके अलग अलग क्षेत्र में काम करने जो उनके काम आते हैं इकट्ठा आकर के अपनी नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे बढ़े। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के वन और पर्यावरण समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव देहरादून में आयोजित भारतीय संरक्षण सम्मेलन में शामिल हुए थे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके आवास पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और छावनी परिषद देहरादून के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद गुप्ता उपस्थित रहे। कृषि कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मंत्री भूपेंद्र यादव को देहरादून पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों के बीच प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने लोगों के लिए सरकार की ओर से की गई बेहतर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान कर इसके लिए निरंतर नए प्रयोग कर रही है। इसके अलावा हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में अतिक्रमण के नाम पर लोगों को दिए जा रहे घर तोड़ने के नोटिस के सवाल पर रेखा आर्या ने कहा कि इस प्रकार के नोटिस का मामला सरकार ने संज्ञान में लाया है। लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, सामान्यतः आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग भूमि दान और इत्यादि करते हुए जो है हम लोग भवन निर्माण का काम करते ही रहते हैं। शहरी क्षेत्र में भूमि का मिलना और निर्माण होना बहुत उसमें चुनौतियां रहती है। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने ये शहरी क्षेत्र में, चाहे वो सुभाष नगर का हो, राजेंद्र नगर का हो, दोनों आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे टॉयलेट से लेकर, स्टोर रूम से लेकर, किचन से लेकर, एक छोटे ऑफिस से लेकर, हॉल से लेकर एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बनाया गया। आज उसी का हमने लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से उसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी है और आने वाले समय में बच्चों की संख्या और वृद्धि होगी। तो आज ये लोकार्पित हुए आंगनबाड़ी केंद्र जनमानस को समर्पित किया गया।